कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान के बाद से विपक्षी राजनीतिक दलों ने काफी उन पर विरोध भी जताया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को ध्रुवीकरण किया जा रहा है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है। इस मसले पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ नेहा जोशी मौजूद है, बीजेपी की तरफ से पक्ष रखेंगी गौरव प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी से। आप सभी का स्वागत है। नेहा जी, सबसे पहले तो आप ही से जानना चाहूंगा, कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि अब्बा जान का उन्होंने खास तौर पे जिक्र किया। क्या जरूरत क्या है इस तरीके की बातें कहने की और किस संदर्भ में ये बात कही गई? क्योंकि विपक्ष सीधा आरोप लगा रहा है कि ये चुनाव को ध्रुवीकरण की तरफ मोड़ने की कोशिश की जा रही है। लगता है नेहा जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर अजीज खान जी नेहा आपकी आवाज आ रही है जी। धन्यवाद विक्रांत जी, पहले तो मुझे आमंत्रित करने के लिए और मेरे साथी सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार, दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए विक्रांत जी, जो ये बात कही गई आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा, वो एक कॉन्टेक्स्ट में की गई, एक संदर्भ में की गई। वो बात कर रहे थे तुष्टीकरण की राजनीति की, जिसका बहुत बोलबाला रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो कॉन्स्टेंटली एक तुष्टीकरण, अपीजमेंट की राजनीति वहां रही है। चाहे कांग्रेस पार्टी को देखें, चाहे समाजवादी पार्टी को देखें, जो भी वहां सत्ता में रहा है, उन्होंने कहीं ना कहीं एक मुस्लिम वोट बैंक की तरह मुस्लिम समाज को ट्रीट किया है और उसी तरीके से उनकी योजनाएं होती थी, उसी तरीके से उनका सारा काम रहता था। तो इस तुष्टीकरण की राजनीति की तरफ उनका इशारा था जब उन्होंने ये कहा। अब देखिए, विपक्ष, चुनाव का समय है, विपक्ष को और कोई मुद्दे तो अभी मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि उनके नेतृत्व में जो प्रदेश में विकास हुआ है वो सब देख रहे हैं। और आपके साथ जो पत्रकार हैं, चाहे वो जब वो जा रहे हैं, क्या तो उनको गोली चलाने वाले और दंगा कराने वाले कश्मीर से धारा 370 को हटाते? जी नेहा जी विक्रांत जी, तो मैं कह रही हूँ कि आपके नेटवर्क के पत्रकार या किसी भी और चैनल के पत्रकार आज, क्योंकि चुनाव का समय है तो बहुत लोग यूपी की तरफ जा रहे हैं, और यूपी से जो इंडिपेंडेंट पत्रकारों द्वारा जो विभिन्न रिपोर्ट्स की जा रही हैं और जो एक ट्रेंड निकल के आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और केंद्र सरकार के सहयोग से जो उत्तर प्रदेश में विकास हुआ, जनता मोहर लगा रही है। तो देखिए, विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना, लेकिन जो मुद्दे हैं आज विकास के मुद्दे पर वो सरकार को अटैक नहीं कर सकते, तो उनको लग रहा है कि चलिए एक ही मौका मिल गया, अटैक करें। बहुत स्वागत है आपका। अगर आपको लगता है कि इसी विषय पे डिबेट करनी चाहिए तो हम तो हमेशा तैयार रहते हैं डिबेट के लिए। तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, कोई गलत बात नहीं कर रही है। डॉक्टर अजीज खान साहब, आप नेहा जी की बात से संतुष्ट हैं? जो वो बात दलील दे रही हैं कि योगी आदित्यनाथ जी का, मुख्यमंत्री जी का जो कहना था, उसके पीछे का जो संदर्भ समझा रहे हैं, क्या आप उससे पूरी तरीके से सहमत हैं? देखिए विक्रांत जी, 4.5 साल का कार्यकाल उत्तर प्रदेश में योगी जी का हो गया। जब ये काम कुछ नहीं कर पाए और आज बताने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, हर पटल पर फेल हैं। आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उहोपोह की स्थिति है और बीजेपी को ये पता है कि इसके पैर के नीचे से जमीन खिसक चुकी है, सत्ता हाथ से जा रही है, तो इस तरीके की बयानबाजी करके कहीं ना कहीं ये अपने कामों को, ये कहीं ना कहीं उससे ध्यान जनता का भटकाना चाहते हैं। ध्यान जनता का चाहते भटक जाए, ताकि मुद्दों से भटक जाएगा तो लोग सवाल नहीं करेंगे। मैं एक बात बता दूं, अब्बा जान से हमको परहेज नहीं है। अब्बा जान बहुत ही सम्मानजनक शब्द है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक ऐसे नेता जो एक खुली किताब है, माननीय नेताजी एक सामाजिक व्यक्ति हैं, और इतना मैं कहना चाहूंगा कि उनके लिए कि वो तो ऐसी किताब है कि मैं तो राहों में हूं मील के पत्थर की तरह। ये नेताजी के ऊपर एक शेर मैं नेहा जी को सुनाना चाहूंगा कि मैं तो राहों में हूं एक मील के पत्थर की तरह, मुझको पढ़ लोगे तो मंजिल का पता पाओगे। साहब वो किताब है नेताजी। उस नेताजी के ऊपर तंज किया जा रहा है, कितनी शर्मिंदगी की बात है। अब्बा जान से परहेज नहीं है, लेकिन आपकी सोच, आपकी विचारधारा
कि जिस तरीके से नेताजी के लिए आप एक तंज भरा अंदाज में अब्बाजान, लेकिन तकलीफ इस चीज से है। लेकिन मैं आपको बताऊं, 1 मिनट विक्रांत जी मुझे मौका देने, हाजी ने लंबी बात की है, मैं बताना चाहूंगा कि ये कितना भी मुद्दा, ये कितना भी जनता का ध्यान मुद्दे से भटकाना चाहे, जवाब देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। जनता हिसाब मांग रही है 4.5 साल के कार्यकाल का। अगर ये नहीं देते हैं तो यकीन मानिए कि जनता बेरोष है और बड़े स्तर पर रोष है। विक्रांत जी, नेहा जी आप अजीज खान साहब, जी आप मुझे बताइए सर। नेहा जी आप अजीज खान साहब की बात का तो जवाब दीजिएगा ही, साथ साथ गौरव कपूर जी भी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से उनका रुख रखने के लिए। कांग्रेस पार्टी को आतंकवाद की जननी आप योगी जी ने बताया, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि स्वाधीनता की पूरी लड़ाई कांग्रेस के नेताओं ने लड़ी है, बीजेपी और आरएसएस का उससे कोई लेना देना नहीं है। इस तरीके की बात कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो विक्रांत जी नमस्कार आपका भी और आपके जितने व्यूअर्स हैं उन सब का। और जहां तक देखिए बात आती है भारतीय जनता पार्टी की, बड़ी सिंपल सी चीज है, जब वो काम नहीं कर पाते हैं तो आखिरी में वो यही शमशान, कब्रिस्तान, अब्बा जान, पिताजी पर आ जाते हैं। आज की तारीख में सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी एकलौती ऐसी पार्टी थी जिसने इस देश को आजाद कराया। इसमें आरएसएस का कोई योगदान नहीं था, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं था, उनके अब्बाजान या उनके पिताजी का भी इसमें कोई योगदान नहीं था। वहां से आगे बढ़ें तो जितने इस देश की नींव एक एक चीज की रखी गई है, उत्तर प्रदेश में देखिए 32 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं आई है और सबको यहाँ पर हालत दिख रही है कि क्या है। आज की तारीख में जैसे विजय रूपानी जी को बदला गया है, यहाँ इनको ना बदला जाए इसलिए ये बोलने लगे हैं इस तरह की। अभी साल भर पहले तो इनकी बदलने की नौबत आई गई थी जब दिल्ली से मोदी जी ने किसी को भेजा था यहाँ पर। सच्चाई ये है कि 4.5 सालों में कोई भी काम नहीं हुआ है इस प्रदेश में, और उस 2017 के पहले काम का नतीजा आखिरकार घूम फिर के 2-3 चीजों में बड़ा क्लियर हो गया था। हेल्थ केयर सेक्टर को लेके कोविड का जो सेकंड वेव था, उसमें जो 40 दिन भयानक थे वो सबको पता है, एक एक जने को पता है, इस प्रदेश के एक एक रहने वाले को पता है। और उससे एकदम क्लियर हो गया कि इतनी विफल सरकार अभी तक तो हुई नहीं है उत्तर प्रदेश में जितनी योगी जी की थी। फिर बात आते हैं जो कांग्रेस पर जी पूरा कीजिए। जी गौरव जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी मैं ये कह रहा था कि जहां तक बात आती है कि कांग्रेस किस चीज की जननी है, तो कांग्रेस असली में इस देश के विकास की जननी है। और आज की तारीख में अगर आपको विकास देखना है, जैसे लंदन की एक स्ट्रीट बनारस की बनाई जा रही थी, 1 घंटे की बारिश में वो वेनिस हो गई थी, तो उस तरह से। और अभी एडवर्टाइजिंग तो आपने देखा ही था कि वो कहाँ का, कलकत्ता का लगा के उत्तर प्रदेश दिखा रहे थे। अभी हाल में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने केरला में एक ऐड निकाला था और मेडिकल कॉलेज को लेके। इतना सरासर झूठ बोलने की आदत पड़ गई है क्योंकि काम कुछ किया ही नहीं है। ये तो बेचारे खुद ही घूमते रहते थे पिछले 4 सालों से, प्लेन उठाया, कभी गोरखपुर, कभी मठ में चले गए, कभी बनारस आ गए, दर्शन किए, और कोई काम था ही नहीं इनके पास। एक कोई विकास की चीज बता दीजिए जो की हो। और मैं घूम फिर के सबसे एक ही सवाल पूछता हूँ, अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ऐड निकालते हैं ये लोग और उत्तर प्रदेश को इतने ऊंचे स्थल पे दिखाते हैं, तो भाई साहब बनारस में जो पीएम का संसदीय क्षेत्र है उसमें एक इंडस्ट्री जो 100 लोगों को भी नौकरी देती हो, उसका शिलान्यास का भी मुझे पत्थर दिखा दो। नेहा जी आपने सुना डॉक्टर अजीज खान को भी, आपने सुना गौरव कपूर को जी को भी, और सीधा आरोप यह है कि बीजेपी की सरकार ने 4.5 सालों में कोई काम नहीं किया, तो आखिर में उसे शमशान, कब्रिस्तान, इस तरह की बातों की, अब्बा जान, इन सब का सहारा लेना पड़ रहा है। ये सीधा आरोप दोनों पार्टी के नेता लगा रहे हैं। विक्रांत भाई, अंग्रेजी में एक फ्रेज होता है डेजा वू। आज इस डिबेट में बैठकर मुझे एक डेजा वू की फीलिंग हो रही है। 2019 के आम चुनाव से पहले आप ही के साथ, आप ही के चैनल पे बहुत सारे डिबेट्स में मैंने भाग लिया, और जो बातें ये तब कहते थे कि विकास नहीं हुआ है, देश की जनता नकार देगी, कुछ बात करने कोई नहीं रहा है, तो ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, ये रटे रटाए आर्ग्यूमेंट लेकर ये लोग आते हैं
और उसको टीवी चैनल पर बोलते हैं। बिल्कुल डेजावू की फीलिंग मुझे आज बैठकर आई। मुझे लगा था आज जब हम बहस करेंगे, और आपने मुद्दा अच्छा उठाया, आपने तुष्टीकरण के मुद्दे को उठाया, आपने एक स्टेटमेंट लिया योगी आदित्यनाथ जी का, और बहुत अच्छा आपने वो स्टेटमेंट लिया, क्योंकि उससे हम तुष्टीकरण के मुद्दे पर एक विस्तृत डिस्कशन कर सकते हैं। मुझे लगा था जब हम यहाँ इस डिस्कशन में आएंगे हम रोजगार की बात करेंगे। अगर रोजगार पर ये मुझसे सवाल पूछते तो मैं इनको बताती कि 4 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है पिछले 4.5 साल में। अगर ये इंडस्ट्री की बात करते मैं इन्हें बताती कि 50 लाख से ज्यादा एमएसएमई इकाइयों को 2,13,000 करोड़ रुपए की एड मिला है, ऋण वितरित किया गया सरकार की तरफ से। लेकिन बात ये मुद्दों पर कर ही नहीं सकते। जिन विकास के मुद्दों पर ये सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, उस हर सवाल का जवाब हमारी सरकार देने के लिए तैयार है, बल्कि तत्पर है। लेकिन आप देखेंगे दोनों पार्टी जिसके प्रतिनिधि आज हमारे साथ बैठे हैं, बहुत सम्मान करती हूं मैं दोनों का, बड़े भाई हैं मेरे, वो दोनों पार्टी के नेता एक बस पे खड़ी होके, मुझे याद है लखनऊ के चक्कर उन्होंने लगाए थे, बहुत बढ़िया रैली करी थी, लेकिन जब चुनाव के परिणाम आए तो उत्तर प्रदेश की जनता ने बता दिया था कि किस पे विश्वास करने वाली है। और ये तब जब उत्तर प्रदेश में हमारा शासन नहीं रहा था। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार प्रदेश में रही, मोदी जी की सरकार केंद्र में रही, और इस दोनों सरकारों की जुगलबंदी में उत्तर प्रदेश में जो काम हुआ है, मुझे नहीं लगता कि इन आर्ग्यूमेंट्स के साथ और जिस तरीके के तर्क कुतर्क मेरे भाई लेकर आ रहे हैं उनके साथ अगर ये जाएंगे तो मुझे लगेगा अच्छा होगा कि थोड़ा पढ़ें, रिसर्च करें और ऐसे सवाल देकर आए जिसके में बहस करने में भी मजा आए। लेकिन नेहा जी, कांग्रेस को आतंकवाद की जननी बताना, ये भी योगी आदित्यनाथ जी ने बोला। क्या आपको लगता है कि इस बात के पीछे भी उनका कोई खास मतलब था या किसी खास तरफ वो इशारा कर रहे थे? आतंकवाद से पूरा देश नहीं, दुनिया इस समय परेशान है, और योगी मुख्यमंत्री का ये कहना कि कांग्रेस आतंकवाद की जननी है, इसे कहां तक जायज ठहराया जा सकता है? विक्रांत भाई, अगर आप हिंदुस्तान का डिफेंस बजट देखें तो उसका एक जो बड़ा भाग होता है वो केवल कश्मीर पे खर्च होता है। और कश्मीर की जो समस्या थी, जो धारा 370 के कारण एक स्पेशल स्टेटस उसे मिला हुआ था, एक विशेष तरीके का ट्रीटमेंट कश्मीर वैली, जम्मू को नहीं केवल कश्मीर को दिया जाता था, जिस तरीके से अगेन तुष्टीकरण की राजनीति के चलते और एक मुद्दे को लगातार उबाल में रखते हुए ये काम कर रहे थे। क्यों ऐसा था कि मोदी जी को आके धारा 370 को हटाना पड़ा? क्यों कांग्रेस ने आज तक ये कोशिश नहीं करी? उसके बाद भी कश्मीर में अमन शांति है, चैन है, सब कुछ ठीक से चल रहा है। आज वहां इन्वेस्टमेंट लाने की बात करिए, आज वहां सरकारी नौकरियों की बात हो रही है, आज वहां जन्माष्टमी पर इतने सालों बाद झांकी में निकाली जाती है लाल चौक पे, जहां केवल पत्थर मारते हुए हमारे छोटे छोटे बच्चे दिखते थे जिनके हाथों में बचपन में पत्थर थमा दिए जाते थे। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि तुष्टीकरण जहां होगा वहां आतंकवाद होगा, वहां डिवीजन होगा, वहां और जो ये खाई है ये बढ़ती जाएगी। तुष्टीकरण किसी भी बात का जवाब नहीं हो सकता है। इसी संदर्भ में उन्होंने ये बात कही है। डॉक्टर साहब, एक चीज ये आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी का साफ ये कहना है कि आप लोगों की सरकारों में जो तुष्टीकरण होता था उसे अब दूर किया जा रहा है, और इसी कारण आप लोगों को लग रहा है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो रहा है, जबकि सबका साथ सबका विकास की राजनीति पर बीजेपी आगे बढ़ रही है। बीजेपी का कहना है। देखिए विक्रांत जी, मैं नेहा जी की बात को बड़ी गंभीरता से सुन रहा था, और बड़ी विद्वान प्रवक्ता है, मैं उनको, मेरे साथ उनका पहले भी डिबेट हुआ है। देखिए आज उनकी बात में वो सब तुष्टीकरण की बात पे नहीं चर्चा हो रही है। अरे साहब, मैं बात करना चाहता हूं विकास की। जरा बताइए आप विकास के बारे में। मैं जानना चाहता हूं कि अभी इन्होंने कई सारे झूठ चीजों को परोसा है। हम कहना चाहते विक्रांत जी कि अगर भारतीय जनता पार्टी से झूठ और धार्मिक उन्माद को माइनस कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो पार्टी के पास आज कुछ नहीं बचा हुआ है। ये कह रहे साहब बड़ा विकास किया, मैं कहना चाह रहा हूं आज विकास में बात कर ले। इन्होंने उत्तर प्रदेश में कहा था 6 एम्स बनाएंगे, कहां है? इन्होंने कहा था केंद्र में 7 साल पहले 75 मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, एम्स कहां बनाए? 75 मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कही थी, कहां है? इन्होंने कहा था 70 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश में देंगे, कहां है? कहा था 2 करोड़ नौकरियां केंद्र में प्रतिवर्ष देंगे, जरा नौकरियों का डाटा दे दे। इन्होंने उत्तर प्रदेश में कहा था कि उत्तर प्रदेश में 10 नए अंतरराष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय बनेंगे, कहां विश्वविद्यालय है? हर जिले में कहा था इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक है, बनाएंगे, कहां है? मैं जानना चाहता हूं। देखिए झूठ बोलने से कुछ नहीं होता है। अब जनता को हिसाब दीजिए। बड़े बड़े वायदे आपने किए थे, कहा था साहब उत्तर प्रदेश में अकेले 25 मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा, कहां है? युवाओं को कहा था लैपटॉप देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे, ये सब है कहां?
आपने सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया। आज किसान देखिए, लेकिन 9 महीने से धरना प्रदर्शन देख कर रहा है। उस किसान को जिसको खेत में होना चाहिए, वो सड़क से संसद तक अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। साहब उसको आप खालिस्तानी, मवाली और पाकिस्तानी कहते हैं। एक अन्नदाता है, उस अन्नदाता को जिस तरीके से अपमानित कर रहे हैं, ये पता चल रहा है कि आप किसी का भी सम्मान नहीं करते। आपको जो फिट बैठता है, आपको परसेप्शन वही ठीक लगता है जो आपको ठीक बैठता है। दूसरी बात, अभी आपने कहा साहब कोरोना की बात, मैं जानना चाह रहा हूं नेहा जी से कि उत्तर प्रदेश में सबसे खराब स्थिति कोरोना की रही। तमाम लोग मर गए, ऑक्सीजन नहीं मिला, बेड नहीं मिला, हॉस्पिटल नहीं मिला, लाशें गंगा में तैरी हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय बंगाल का चक्कर मार रहे थे, उत्तर प्रदेश को राम भरोसे छोड़ गए, लाखों मौतें हो गई। साहब माननीय मोदी जी जिस तरह 17 बार उत्तर प्रदेश, 17 बार वेस्ट बंगाल में दौरा किया, अगर एक बार भी उत्तर प्रदेश में अपने संसदीय क्षेत्र में आ जाते तो शायद ये लाखों मौतें नहीं होती। साहब कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं, चाहे वो माननीय योगी जी हो, चाहे माननीय मोदी जी हो, सब जिम्मेदार है उत्तर प्रदेश की मौत में। लेकिन आज झूठ का पुलिंदा बांधा जा रहा है। कहा जा रहा है साहब कि कोरोना से लड़ने में हमने बड़ा महान काम किया है। यही महान काम किया है कि आज उत्तर प्रदेश में जितनी मौतें हो गई हैं, इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। रही बात कानून व्यवस्था की, एक आखिरी बात आपसे कहूंगा कि अभी थोड़े दिन पहले एक चैनल ने स्ट्रिंग ऑपरेशन किया। इनके घटक दल ने कहा थाना फूंक दूंगा, कोतवाली फूंक दूंगा, दंगा करा दूंगा, मर्डर करवा दूंगा, हमें चुनाव जीतना है। साहब इन्होंने घटक दल के ऊपर क्या कार्रवाई किया? ये दावा करते हैं कि मैंने तमाम माफियाओं के ऊपर तमाम कार्रवाई की। मैं जानना चाहता हूं, ये बताएं ये अपने घटक दल पर इन्होंने क्या कार्रवाई किया और ये क्या उसके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे? लेकिन उत्तर है विक्रांत जी, ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है, ये इनका चेहरा है। गौरव जी को भी मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा। नेहा जी उसके बाद आप इकट्ठे जवाब दीजिएगा, अपना हाथ जो भी उठाया है। गौरव जी एक मेरी भी छोटी सी बात सुन लीजिए, क्योंकि बड़ा आरोप योगी आदित्यनाथ और बीजेपी ये भी लगा रही है कि आप लोगों की जो सरकारें थी वो तुष्टीकरण में लिप्त थी और इसी कारण आज जब सबको एक बराबर व्यवहार किया जा रहा है तो आप लोगों को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। और मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री, उनका जो फेमस बयान था जिसमें ये कहा गया था कि पहला अधिकार जो है वो माइनॉरिटीज का होता है, तो उसको बहुत बीजेपी निशाना बनाती है। तो उसी संदर्भ में बीजेपी कहती है कि अब चूंकि तुष्टीकरण बंद कर दिया गया है तो वो ध्रुवीकरण नजर आ रहा है। जी गौरव जी, बड़ी सीधी सी बात है। मुझे तो चीफ मिनिस्टर जी की बात सुन के ऐसा लगा कि वो ये कहना चाह रहे थे कि 2017 से पहले जो हमारे हिंदू भाई थे उत्तर प्रदेश में, उनको खाना ही नहीं मिलता था, केवल अब्बा जान कहने वालों को मिलता था, या उन्हीं हिंदुओं को मिलता था जो जाके अब्बा जान लाइन में लगा के कहते थे कि अब्बा जान, तब जाके उनको राशन मिल जाता था। जहां तक दूसरी चीज देखिए, 70 लाख नौकरियों का वादा किया था हर साल का, अब 4 लाख का खुद ही बताने लगे हैं। सच्चाइयां एक एक करके सब सामने आ रही हैं और आपको अपना जो काम किया है पिछले 4.5 सालों का, जो वादे किए थे जब 2017 में आए थे और जो काम किया है, देखिए इलाहाबाद की तस्वीर आपके सामने आ गई थी कोविड सेकेंड वेव में। लखनऊ में उन्होंने हर जगह लगवा दिया कि कोई देख ना सके। देखिए बनारस में एक तीसरा शमशान घाट खोलना पड़ गया सरकार को, पर सब कुछ ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। कैसी बात करते हैं, कौन से विकास की बात करते हैं, मैं तो आज तक समझ ही नहीं पाता हूँ। कहाँ इतने बेरोजगार युवा इस प्रदेश में, हमारे प्रदेश में घूम रहे हैं। एक एक जना इस बार इस चुनाव में हिसाब लेगा। और याद रखिएगा 2017 में योगी जी चेहरा नहीं थे, इनके पास कोई चेहरा नहीं था। आज इन्होंने चेहरा बनाया है योगी जी को, तो जो योगी जी ने काम नहीं किए हैं उसका भी इनको झेलना पड़ेगा अभी जब आएगा इलेक्शन 6 महीने बाद। और जैसे ये लोग खुद अपने मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, यहाँ की जनता ही योगी जी को बदल देगी। जी आपने दोनों नेताओं को सुना। इस पिछली बार के आपने जो एक साथ थे बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, उसका भी जिक्र किया था। इस बार दोनों अलग अलग शायद चुनावी मैदान में जाएं, लेकिन आरोप आपकी सरकार पर दोनों के लगभग एक है कि आप लोग हर मोर्चे पर फेल है और इसी कारण इन सब चीजों की तरफ मुड़ करके आप आ जाते हैं। और योगी आदित्यनाथ जिसको आप अपना ब्रांड बताते हैं,
उसको लेकर के भी ये कांग्रेस के अभी गौरव जी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही आपको हार का सामना करना पड़ेगा। विक्रांत जी, सबसे पहले तो मैं गौरव जी की उस बात का ही जवाब देना चाहती हूँ कि पिछली बार योगी आदित्यनाथ जी हमारे सीएम का चेहरा नहीं थे, तब इस तरीके का आशीर्वाद उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें दिया। तो आप सोचिए, आज हमारे पास एक मजबूत नेता है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिन्होंने अपने दम पर अपनी मेहनत से उत्तर प्रदेश को यहां तक पहुंचाया है। तो सोचिए कि अब क्या अंजाम होगा। और जहां तक बात करते हैं अचीवमेंट्स की, विकास की, खान साहब जब बोल रहे थे, खान साहब गोल पोस्ट बहुत अच्छा शिफ्ट करते हैं। बात हो रही थी उत्तर प्रदेश की, बात हो रही थी उत्तर प्रदेश के विकास की। उन्होंने कह दिया कि नरेंद्र मोदी जी अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं आते हैं। पूरे कोरोना काल में जब मोदी जी की अगुवाई में देश कोरोना से लड़ रहा था, वो पूरे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था का एक जिम्मा स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ उनके हाथों में था। पूरी एक वैक्सीनेशन की एक मुहिम जो शुरू होनी थी वो इनके हाथों में थी। उस समय भी पूरी नजर हर एक स्टेट के डेवलपमेंट पे थी उनकी थी। बार बार कई राउंड हर स्टेट के सीएम के साथ उन्होंने 1-on-1 भी बातें करी, स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बातें करी, लगातार इवन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट स्तर तक उन्होंने बैठकें लेके स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लिया है। अब अगर बात करते हैं संसदीय क्षेत्र में जाने की, तो अखिलेश यादव जी तो आपके सीएम के कैंडिडेट हैं, क्योंकि फैमिली एंटरप्राइज है तो जाहिर है कि खान साहब तो हो नहीं सकते सीएम के, इनके कैंडिडेट अखिलेश जी ही होंगे। तो अखिलेश जी तो इनके सीएम के कैंडिडेट हैं, वो कहां थे इस पूरे दौरान? योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हर एक जिले का और जिले अस्पताल का खुद दौरा किया। और विक्रांत जी, अगर मैं गलत बोल रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ, तो आप पत्रकार हैं, आप विटनेस हैं इस चीज के, आप मुझे टोकिएगा। हर जगह ग्राउंड जीरो पर स्वयं योगी आदित्यनाथ जी पाए गए। हर व्यवस्था का जायजा उन्होंने खुद लिया। प्रतिदिन 2.5 से 3 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। आज तीसरी लहर के मद्देनजर मैं एक आंकड़ा देख रही थी कि तीसरी लहर के मद्देनजर संभावित जो है 6,700 से अधिक पीडियाट्रिक आईसीयू उत्तर प्रदेश में पहले से ही सेटअप कर दिए गए हैं कि भगवान ना करे अगर तीसरी लहर आती है, जैसे और देशों में देखा गया है, और बच्चों को अगर वो प्रभावित करती है, तो उसके लिए पहले से ही सरकार ने कमर कस ली है। मैं इस बात को बिल्कुल भी छोटा नहीं करूंगी, या जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, मैं उनके दुख को बिल्कुल कम नहीं आंकूंगी और ये नहीं कहूंगी कि लोगों को कष्ट नहीं हुआ। बहुत कष्ट हुआ लोगों को। उत्तर प्रदेश से लेके महाराष्ट्र तक, दिल्ली से लेके तमिलनाडु तक, हर जगह कोरोना ने अपना कहर बरपाया और हमने बहुत अपने अपनों को खोया है। लेकिन इस पर राजनीति करना और ये कहना कि उत्तर प्रदेश में त्राहिमाम हो गया था और महाराष्ट्र और केरला जहां सबसे ज्यादा केस है और मृत्यु दर सबसे ज्यादा रही, वहां कुछ नहीं रहा था, ये करके ये चुनाव नहीं जीत सकते, क्योंकि जनता बहुत समझदार है। आंकड़े उनके सामने हैं, अपने अनुभव उनके सामने हैं। कुछ तस्वीरें बेचकर, कुछ आंकड़े बेचकर, कुछ इमोशनल डिबेट्स कर आप आज जनता को नहीं बरगला सकते। उनके जो व्यक्तिगत अनुभव हैं वो वोट देने में उनको, उनके लिए निर्णायक होंगे। देखिए गौरव जी, एक सवाल मैं जरूर ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि गौरव जी एक मेरा भी जोड़ दीजिए उसी में। गौरव जी उसी में जोड़ दीजिएगा जो आप बोलना चाह रहे हैं, आप ही की टर्न है। कि आपने अभी योगी आदित्यनाथ जी के बारे में कहा कि योगी जो इनके लिए जो चेहरा बने वही इनको हरवाने में कारण बनेंगे, लेकिन कांग्रेस का चेहरा कौन होगा सर, जो योगी आदित्यनाथ के सामने आप सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, मजबूती से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं? कांग्रेस अपना भी कोई चेहरा देगी? क्योंकि पब्लिक जनता के सामने एक योगी आदित्यनाथ का चेहरा है, जो अगर जनता को पसंद ना हो तो वो किसे चुने? कांग्रेस कोई चेहरा देगी? देखिए, सबसे पहली बात, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हमारी पार्टी का संगठन थोड़ा कम मजबूत था। आज प्रियंका जी के नेतृत्व में बहुत मजबूती से पिछले 2 से 3 सालों में तो प्रियंका जी चेहरा होंगी, और प्रियंका जी के नेतृत्व में ही हम ये चुनाव लड़ रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रियंका जी चेहरा भी होंगी मुख्यमंत्री का? जी गौरव जी, बड़ी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ उनकी बात की, उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही, पर शायद हो सकता है उनको ना पता हो कि बीएचयू में अभी परसों ही, क्योंकि शासन ने 55 करोड़ रुपए का पेमेंट नहीं किया, तो आरटीपीसीआर टेस्ट बंद हो गया है। वो ईस्टर्न यूपी का सबसे बड़ा अस्पताल है, जो विकास तो किया ही नहीं था कांग्रेस ने। बीएचयू का अस्पताल अपने आप बन गया था, ट्रॉमा सेंटर अपने आप बन गया था, वहां आरटीपीसीआर की टेस्टिंग ये बंद हो गई है। तो कौन से तीसरे लहर की तैयारी की बात कर रहे हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है। और आप सबसे बड़ी चीज ये देखिए, बनारस, क्योंकि मैं बनारस से आता हूं तो इसलिए बनारस की बात ज्यादा करता हूं, माफ करिएगा उस चीज के लिए, पर पंडित राजन मिश्रा हमारे यहाँ के इतने ऐसा बेटा था, अनमोल देश का,
वो गुहार लगाते रह गए मोदी जी से, योगी जी से, एक वेंटिलेटर उनके लिए नहीं हुआ, और 1 महीने के लिए टेम्पररी उनके नाम का एक अस्पताल बनाया और वो भी बंद कर दिया। इनका सब दिखाने की चीजें हैं, असलियत सबको, एक एक जने को। आप ये मत सोचिएगा कि हम राजनीति आप अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर मुफ्त में वैक्सीन का ऐड हर जगह क्यों लगाते हैं? ये मुफ्त का वैक्सीन कोई नरेंद्र मोदी जी खुद नहीं दे रहे हैं, हमारे आपके टैक्स के पैसे का है और ये हमारा अधिकार है। ये उनकी तरफ से कोई उन्होंने फ्री में नहीं दे रहे हैं, जो आप हर जगह थैंक यू मोदी जी लगवा रहे हैं। उन्होंने कोई नहीं बचाया। जो हालत थी इस प्रदेश की, और मैं बार बार घूम के कहता हूं कि अगर हालत इतने अच्छे थे तो तीसरा आपको यहाँ पर शमशान घाट खोलने की जरूरत ही क्या थी? अगर इतने कम डेथ्स हो रहे थे कि जरूरत नहीं थी तो क्यों खोला? कोई जवाब नहीं है सब चीजों का। सच्चाई सब एक एक जना जान चुका है इस प्रदेश का। जवाब है गौरव जी, सुनने की क्षमता रखेंगे तो आपको वो जवाब भी दूंगी। जी मैंने आपको नया जी क्योंकि समय देखता हूँ आपकी बात का। जी गौरव जी, आप अपनी बात समाप्त कीजिए। आप मुझे भी दें। जी जी मेरी बात हो गई, जितना मुझे कहना था। जनता पूरी बात समझ रही है, आप चिंता ना करें। 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी करारी हार यहाँ से खा के वापस जाएगी और योगी जी वापस अपने मठ चले जाएंगे। नेहा जी, मेरा बस अंतिम सवाल, क्योंकि समय भी हो रहा है, इसी में मेरा एक अंतिम सवाल है कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो कल अपना बयान दिया, क्या उस तरह के या उन शब्दों से क्या आगे बचा जा सकता है? क्या बीजेपी, क्योंकि अभी एक बड़ा चुनाव प्रचार भी शुरू होगा उत्तर प्रदेश में, और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तमाम आपके जो विपक्षी दल हैं वो सीधा ये आरोप लगाते हैं कि केवल और केवल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की नियत से ये बयान दिए जाते हैं। क्या उनसे बचा जा सकता है? विक्रांत भाई, 6 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन की डोजेज आज उत्तर प्रदेश में एडमिनिस्टर की जा चुकी हैं। ये योगी आदित्यनाथ जी की अचीवमेंट है, ये मोदी सरकार की अचीवमेंट है। इसको लेकर हम चुनाव में जाने वाले हैं। आज जितनी स्वास्थ्य सुविधाएं कोरोना जब से शुरू हुआ था और आज तक, ये विडंबना है इस देश की। अभी गौरव जी बहुत अच्छी बातें कर रहे थे कि उन्होंने एक दुर्भाग्यपूर्ण एग्जाम्पल को उठाया, और मैं कहती हूँ कि एक भी व्यक्ति अगर वो मरा है तो वो गलत है कोरोना के कारण। लेकिन क्यों ऐसा है कि 70 साल जिस पार्टी ने राज किया इस देश पे, स्वास्थ्य व्यवस्था पर कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और इस चरमराती हुई स्वास्थ्य व्यवस्था को 2014 के बाद मोदी जी को आना पड़ा ठीक करने के लिए। आयुष्मान योजना, जिसके अंतर्गत 5 लाख तक का इलाज एक गरीब परिवार को मिलता है, क्यों ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी ने इसके बारे में नहीं सोचा? ये सारे मुद्दे लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और विक्रांत भाई, बहुत अच्छा लगा कि आपने सीधा सवाल इनसे किया कि मुख्यमंत्री का हमारे पास तो चेहरा है, पिछली बार नहीं थे तब इतनी जीत हुई थी, आज तो चेहरे को लेकर जाने वाले हैं। इनके कौन है चेहरे? वो लोग जो पिकनिक मनाने का 3-3 महीने बाद उत्तर प्रदेश लौट कर आते हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाले हैं। तो पहले तय कर लें कि आप किसको लेकर चुनाव में आने वाले हैं। हमारी चिंता ना करें, हम आश्वस्त हैं, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है और ये सपोर्ट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हम पूर्ण बहुमत के साथ और पिछले बार से भी अच्छे सीटें लाकर इस बार दोबारा सरकार बनाएंगे। नेहा जी, गौरव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अजीज खान से हमारा संपर्क टूट गया, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और निश्चित तौर पर यह दिखाई देता है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनावी अखाड़ा सज रहा है वो निश्चित तौर पर इसी तरीके से आरोप प्रत्यारोप अभी चलेंगे, और देखते हैं अखाड़े में योगी आदित्यनाथ को लेकर के जो आपत्तियां हैं विपक्ष की, वो कितनी जनता को प्रभावित करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।